ठीक। बच्चों, आज मैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसे समझने की कोशिश करना। फर्स्ट चैप्टर जो है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसमें कह रहा है केमिकल रिएक्शन एंड द इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मतलब ये है कि कोई भी चीज केमिकली किस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है, सपोज कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ द डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। कह रहा है कि इस तरह का सिचुएशन अपने डे टू डे लाइफ में देखें और ये बताएं कि क्या होता है, क्या होगा। जैसे कह रहा है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग द समर। अगर हम मिल्क को छोड़ दे रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा। दूसरा बताया कि एन आयरन तावा या पैन या नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू द ह्यूमिड एटमॉस्फेयर तो क्या होगा। दूसरा बताया कि ग्रेप्स गेट द फर्मेंटेड, फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी एंड वी रेस्पायर। दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रिएक्शन। अगर हम मिल्क को छोड़ दें तो मिल्क देखते हो कि वो क्या है, खराब हो जाता है, तो उसमें रिएक्शन होते हैं। या कोई आयरन है, आयरन, और उसको अगर हम मॉइस्ट एयर में या ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ दें तो आप देखोगे कि उसके ऊपर जंग लग जाते हैं। तो ये रिएक्शन के कारण ही होता है। उसी तरह से अगर हम ग्रेप्स को फर्मेंटेड करें तो भी रिएक्शन होंगे। फूड को जब हम बनाते हैं, कुक करते हैं तो भी रिएक्शन होगा। या फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जब हम फूड लेते हैं तो डाइजेस्ट होने के बाद रेस्पिरेशन होता है। तो जो फूड या डाइजेस्ट हो रहा है ये भी एक तरह का रिएक्शन होता है। और रिस्पायर जो करते हैं, सांस लेते हैं, तो सांस लेते समय ऑक्सीजन हम लेते हैं और जो डाइजेस्टेड फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रेस्पायर्ड होता है, यानी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो फूड है उसका ऑक्सीडेशन होता है और इससे एनर्जी रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है। तो इस तरह से जो एग्जाम्पल जो दिए गए हैं, ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं ये रिएक्शन के रिएक्शन ही है। दूसरा बताया कि इन ऑल द एबव सिचुएशन the nature and the identity of initial substance have somewhat changed, and we have already learned about the physical and the chemical changes of matter in our previous classes. हमने पिछले क्लासेज में दो तरह के रिएक्शन के बारे में, दो तरह के चेंजेज के बारे में पढ़ा है कि फिजिकल चेंजेज और केमिकल चेंजेज क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंजेज जैसे फॉर एग्जांपल वाटर से आइस का बनना या आइस से वाटर का बनना, ये फिजिकल चेंजेज में आता है। लेकिन केमिकल चेंजेज की एग्जांपल्स हैं कि अगर हमने पेपर को जलाया तो पेपर जलने के बाद ये केमिकल चेंजेज में आ गए, यानी जो रिवर्सेबल ना हो। जैसे कि अगर हमने वाटर से आइस बनाया तो फिर आइस से वाटर कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जब पेपर को जलाएंगे तो जब पेपर जल जाएगा तो राख से फिर पेपर नहीं बनाया जा सकता है। तो वैसे चेंजेज जो रिवर्सेबल होते हैं वो फिजिकल चेंजेज में आते हैं और वैसे चेंजेज जो रिवर्सेबल नहीं होते हैं उसको हम केमिकल चेंजेज कहते हैं। तो ये था, दो तरह के चेंजेज होते हैं। उसके बाद कह रहा है कि whenever a chemical changes occur we can say that the chemical reaction has taken place। और जब केमिकल चेंजेज होता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुए। सो होता है कि यू मे परहैप्स बी द wondering as to what is actually meant by a chemical reaction and how do we come to know that
ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कह रहे हैं कि हम केमिकल रिएक्शन का एक्चुअल में क्या मीनिंग होता है और हम कैसे समझें कि रिएक्शन हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। इसके लिए कुछ एक्टिविटी दिए गए हैं, जैसे लेट अस परफॉर्म द सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस। एक्टिविटी 1.1 में इसमें दिखाया गया है कि कह रहा है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स assistance and it would be better if the students wear eye protection. Clean a magnesium ribbon about the 2 centimeter long by rubbing it with the sandpaper and hold it with a pair of the tongues. Burns it usually a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in the watch glass as shown in the figure and burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. And what do you observe? देखो ये इसमें एक एक्टिविटी किया गया है और ये बताया गया कि एक्टिविटी आप अगर करो तो टीचर्स के प्रेजेंस में करना है, क्योंकि ये डेंजरस भी हो सकता है। कह रहा है कोई रिबन, मैग्नीशियम रिबन लैब में दिखाया जाएगा आपको, मैग्नीशियम रिबन। और सबसे पहले मैग्नीशियम रिबन लेंगे अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसको सैंड पेपर से रगड़ लेते हैं, उसको साफ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। साफ इसलिए करना होता है क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर्स जमे होते हैं। अगर जब तक हम इस मैग्नीशियम को सैंड पेपर से साफ नहीं करेंगे तब तक ये आसानी से नहीं जलेगा। तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन लिया गया है और इसको ये बर्नर है और जैसे ही इसको जलाया जाता है तो एक डैजलिंग लाइट प्रोड्यूस होता है, बहुत चमकीला लाइट प्रोड्यूस होता है और ये जलने के बाद राख में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्चुअली रिएक्शन है। रिएक्शन किसमें किसमें है? तो मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, यानी कि मैग्नीशियम बॉन्ड्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मैग्नीशियम रिबन नहीं जलेगा। तो ये जलने के बाद रिएक्शन हुआ और ये जो ऐश बने, राख बना, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें हमने देखा कि इस एक्टिविटी में कि अगर हम किसी मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। एक तरह का ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग व्हाइट फ्लेम एंड चेंजेज इनटू ए व्हाइट पाउडर। ये बताया, जैसे मैंने बताया कि हमने, आप ये देखोगे कि मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ जलाया जाएगा तो एक तरह के डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होगा और जलने के बाद व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो पाउडर बना जलने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। एंड इट इज फॉर्म्ड formed due to the reaction between the magnesium and the oxygen present in the air। और ये रिएक्शन है किसके किसके बीच में? तो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में। नेक्स्ट एक्टिविटी दिखाया गया कि एक्टिविटी 1.2 में आप देखोगे, कह रहा टेक lead nitrate solution in a test tube and add potassium iodide solution to this, then what do you observe? कह रहा है कि lead nitrate ले लो सॉल्यूशन और उसके अंदर अगर हम पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालें तो क्या होता है। दूसरा एक्टिविटी है कि ये जो है लिया गया है, एक फ्लास्क है
और इसमें जिंक ग्रेन्यूल्स लिए गए। हाँ, कह रहा है कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स in the conical flask or a test tube and add dilute hydrochloric acid or sulfuric acid to this, and do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in its temperature? तो बताया गया कि एक्टिविटी करेंगे इसमें आप देख रहे हो ये कोनिकल फ्लास्क है और इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है और ये जिंक ग्रेनुअल्स है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये हम देखेंगे कि एक गैस रिलीज होता है और इस गैस को हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो यानी सल्फ्यूरिक एसिड जिंक ग्रेनुअल से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और इसमें जो रिएक्शन होंगे तो जिंक अगर हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक ग्रेनुल्स का रिएक्ट किया तो ZnSO4 और प्लस H2 रिएक्शन जो होंगे यहाँ पे Zn प्लस H2 और Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। फिर से सुन लो इसे, इसमें क्या रखा गया है, जिंक ग्रेनुअल्स और सल्फ्यूरिक एसिड एक कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं और आफ्टर सम टाइम्स हम देखते हैं कि एक गैस रिलीज होता है। ये गैस हाइड्रोजन गैस होते हैं, यानी जिंक सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और जिंक सल्फेट बनाता है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगा इसमें तुम लिख सकते हो कि Zn प्लस H2SO4 एरो का साइन ZnSO4 और प्लस H2। तो इस तरह से ये रिएक्शन हुए। दूसरा इसमें बताया गया कि फ्रॉम द एबव थ्री एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। यानी हम कैसे समझेंगे कि रिएक्शन हुआ है। तो अगर केमिकल रिएक्शन होते हैं तो क्या क्या होना चाहिए। अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो या तो चेंज इन स्टेट, उसके स्टेट में चेंजिंग होगा, यानी कि जैसे अगर सॉलिड स्टेट है तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, या अगर लिक्विड स्टेट है तो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। अगर इस तरह से होता है तो हम समझेंगे कि रिएक्शन हुए हैं। या चेंज इन कलर हो, रिएक्शन के बाद जो प्रोडक्ट्स थे आफ्टर द रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स बना उसके कलर चेंज हो गए। या कोई गैस निकल रहा हो तो भी हम समझेंगे अगर रिएक्शन हुआ। कब समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा है, अगर उससे किसी तरह के गैस रिलीज हो रहा है। और नेक्स्ट जो स्टेप है हम कैसे समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा, तो अगर उसके टेम्परेचर चेंज हो जाए। तो ये इस तरह के अगर ऑब्जर्वेशन आते हैं तो वी कैन से दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। इस तरह से इसमें बताया कि एज वी ऑब्जर्व द चेंजेज अराउंड अस we can see that there is a large variety of the chemical reaction taking place around us, and we will study about the various types of the chemical reaction and their symbolic representation in these chapters। तो इस तरह से हम इस चैप्टर में अनेक प्रकार के वेरियस टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे चारों तरफ होते हैं। और हम ये भी स्टडी करेंगे कि कितने तरह के रिएक्शन होते हैं और उनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स में देखेंगे हम। यहाँ आप देख सकते हो केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसके लिए भी एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा था कि एक्टिविटी 1.1 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज when a magnesium ribbon is bound in oxygen, it gets converted to the magnesium oxide. And these descriptions of a chemical reaction in a sentence form is
quite long, and it can be written in a short form, and the simplest way to do this is to write it in the form of a world equation. कह रहा है कि जैसे कि हमने कहा कि when the magnesium ribbon bonds in oxygen it converted into the magnesium oxide. ये जो types of reaction है sentence reaction, ये sentence है. इस chemical reaction को किस तरह का है, sentence के form में. तो हम इसे short form में भी लिख सकते हैं जिसको कि हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन. जैसे इस सेंटेंस केमिकल रिएक्शन, ये जो सेंटेंस के फॉर्म में जो रिएक्शन है इसको वर्ड के रूप में भी लिखा जा सकता है, वर्ड फॉर्म में, जिसको हम वर्ड इक्वेशन कहते हैं. जैसे हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये सेंटेंस इक्वेशन था, केमिकल इक्वेशन सेंटेंस के फॉर्म में था. ये जो केमिकल इक्वेशन है इसको हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे. और इससे भी अगर शॉर्ट लिखना चाहते हैं तो इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. जैसे मैग्नीशियम को पूरा न लिख करके मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, तो यहाँ क्या लिखेंगे, Mg लिख सकते हैं. प्लस ऑक्सीजन के लिए O2 लिखेंगे, और यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO, यहाँ तुम लिख सकते हो MgO. तो ये हुआ ये रिएक्शन. ये किसी भी केमिकल रिएक्शन को सेंटेंस के रूप में भी लिखा जा सकता है, वर्ड इक्वेशन के रूप में भी लिखा जा सकता है, और सिंबॉलिकली सिंबल के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. अब आगे देखेंगे, कह रहा है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर द रिएक्टेंट्स. इसमें तुम देखोगे इसमें दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड. तो लेफ्ट साइड में जो होता है वो रिएक्टेंट्स कहलाता है, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट्स हैं, और जो राइट साइड में होते हैं उसको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो यहाँ भी बता रहा है कि यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड है. तो इस तरह से द न्यू सब्सटेंस magnesium oxide formed during the reaction is the product. A word equation shows the change of reactants to products through an arrow placed between them. The reactants are written on the left hand side and with the plus between them. Similarly, the products are written in the right hand sides with the plus sign between them. The arrow head points towards the products and show the direction of the reaction. इसमें जैसे बताया कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, प्रोडक्ट्स को राइट साइड में लिखा जाता है. और ये जो एरो का साइन ये बता रहा है कि रिएक्शन जो है वो रिएक्शन द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट्स, ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन. डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन मीन्स हो गया कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये एरो का साइन क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन, यानी रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बना, ये डायरेक्शन बताया गया रिएक्शन का. उसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक्स है, राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन किस तरह से लिखा जाए, उसके क्या तरीके हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. कह रहा है इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग द केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर concise and useful if we use the chemical formula instead of the words. And a chemical equation represents a chemical reaction. And if you recall
formula of magnesium, oxygen and magnesium oxide, the above word equation can be written as। मैंने बताया कि जो भी रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल इक्वेशन होते हैं या कोई भी केमिकल जो रिएक्शन होते हैं, इनको हम तीन तरह से लिख सकते हैं। एक तो सेंटेंस फॉर्म में, दूसरा वर्ड फॉर्म में, और तीसरा बताया कि सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन, यानी सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड इक्वेशन था, जो मैग्नीशियम था, उसको हमने सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, ऑक्सीजन का सिंबल O2, और मैग्नीशियम ऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसको हम MgO लिखते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है, तो ये जो वर्ड इक्वेशन था विच कैन बी रिटन एज सिंबॉलिकली लाइक Mg प्लस O2, एरो का साइन MgO। This is the way how to write the chemical equation. Next है count and compare the number of atoms of each elements on the LHS and RHS of the arrow. Is the number of atoms of each elements the same on the both the sides, and if not, then the equation is unbalanced because the mass is not the same on both side of the equation, and such a chemical equation is a skeletal chemical equation for a reaction। equation is a skeleton chemical equation for the burning of magnesium in air। अब इसमें बताया कि इसके नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना है। हाउ मेनी एटम्स? तो मैग्नीशियम 1 एटम्स है, एंड हियर ऑक्सीजन जो है 2 एटम्स है, देयर आर 2 एटम्स, और MgO में Mg 1 एटम्स और ऑक्सीजन भी O भी 1 एटम्स। तो इसमें हम काउंट करेंगे कि LHS में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं और RHS में भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। तो अगर देखा जाए तो LHS में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मिल करके 3 एटम्स हो गए, 1 एटम मैग्नीशियम और 2 एटम ऑक्सीजन। कितने एटम्स हो गए? 3 एटम्स हो गए। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैग्नीशियम तो 1 एटम है और ऑक्सीजन भी 1 ही एटम्स है। तो ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड नहीं है। इस तरह के इक्वेशन को हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कि जो मास होगा LHS का, लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल मास ऑफ द एटम्स होंगे विच इज नॉट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द RHS, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में जो टोटल एटॉमिक मास है वो लेफ्ट हैंड साइड के टोटल एटॉमिक मास के इक्वल नहीं है, इसलिए ये इक्वेशन अनबैलेंस्ड इक्वेशन कहलाएगा। और इस इक्वेशन को हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन कह सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज स्केलेटन केमिकल इक्वेशन। तो लिख सकते हो कि सच ए केमिकल इक्वेशन is a skeleton chemical equation for a reaction। इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं जिनमें कि total number of atoms present in the left hand side is not equal to the total number of atoms present in the right hand side is called the skeleton chemical equation। और इसी तरह से आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स presents in left hand side of the reaction is equal to the total number of atoms present in the right hand side। तो इस तरह के जो इक्वेशन होंगे उसको हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कह रहा है कि रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन द क्लास 9। हमने क्लास 9 में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
द मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमने पढ़ा था कि मास नहीं उत्पन्न, नहीं, द टोटल मास presence of the reactants is equal to the total mass presence in the reactants is equal to the total mass presence in the products। मैंने mass can neither be created nor be destroyed in a chemical equation। कह रहा है कि mass को नहीं क्रिएट किया जा सकता है और नहीं डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ये था अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो मास है को नहीं क्रिएट किया जा सकता है, नहीं डिस्ट्रॉयड किया जाता है। That is, the total mass of the elements present in the products of the chemical equation has to be equal to the total mass of the elements present in the reactants। ये बताया कि total mass अगर according to the law of conservation of mass, the total mass present of the left side of the equation is equal to the total mass present in the right side of the chemical equation। in other words कह सकते हो the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction, hence we need to balance a skeletal chemical equation। and is the chemical equation 1.2 balanced? and let us learn about the balancing a chemical equation step by step। तो ये था कि इसमें आपने पढ़ा कि कोई भी इक्वेशन बैलेंस्ड कब होगा, तो अगर वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है तो वह केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। यानी कि अगर रिएक्टेंट्स का टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स is equal to the total mass of the products, then we can say that the chemical equation is balanced। तो नेक्स्ट इसके बाद जो है नेक्स्ट हम दूसरे दिन दूसरे क्लासेस में ये पढ़ेंगे कि किस तरह से किसी भी स्केलेटन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया है। जैसे कि इसके पहले हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं है, ये इक्वेशन अनबैलेंस इक्वेशन है, इसलिए इस इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहेंगे। क्यों कहेंगे? इसलिए कि ये बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस मीन्स टोटल नंबर ऑफ atoms present in the reactants is not equal to the total number of atoms present in the product। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 atoms हैं। total atoms of the reactants is there are 3 atoms and total numbers of the atoms here is the 2 atoms। तो इसको बैलेंस करना होगा। इसको बैलेंस कर सकते हो, जैसे यहाँ पे अगर मैग्नीशियम आपने देखा यहाँ पे 2 लिख दें, अगर 2 कर दें यहाँ पे 2 तो 2 MgO और यहाँ पे भी 2 लगा दें तो इधर भी 4 एटम्स हो जाएंगे और इधर भी हो जाए। तो इस तरह से हम नेक्स्ट क्लास में किसी भी इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है ये हम पढ़ेंगे।